नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज 2 जिलों के दौरे पर जाएंगे। सुबह 11 बजे बदायूं में 1327 करोड़ रुपए की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां 101 परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनको करना है। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीते 4.5 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी जनता के सामने संबोधन में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी के शाहजहांपुर दौरे की। सीएम यहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे जलालाबाद में और दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर शहर में सीएम योगी की जनसभा होनी है। इस मौके पर वो जिले को 101 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं बरेली मोड़ पर बिशन सिंह सेठ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि सीएम जो घोषणाएं करेंगे वो शाहजहांपुर को विकास की बुलंदियों तक ले जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जलालाबाद में होगा। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भी आए हैं। जिलाध्यक्ष पूरी विधायक लोग हमारे जिले के सब देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था होगी। ऐतिहासिक रैली होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहांपुर की धरती पर स्वागत भी है और उनके आने से पार्टी को और यहाँ क्षेत्र पता लगे योजनाएं की घोषणा भी होंगी और लोकार्पण भी होंगे। तो 2022 के चुनाव को देखते हुए लगातार सियासी दलों के दौरे जारी हैं। आज योगी आदित्यनाथ 2 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। इन दोनों जगहों पर लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। शाहजहांपुर और बदायूं, इन 2 जिलों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां दोनों जगहों पर प्रशासन ने कर ली हैं। सुरक्षा से लेकर लोगों के आने जाने, खाने पीने और बैठने तक की हर व्यवस्था की गई। बस अब इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो सबसे पहले बदायूं जाएंगे और उस इलाके की जनता को बड़ी सौगात देंगे। बदायूं को एक तरह से हम ये कह लें कि विकास की गंगा बदायूं में बहने वाली है। तमाम चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से सरकार विकास पर लगातार फोकस कर रही है, लोगों तक सुख सुविधाओं को पहुंचाने में जुटी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ आज 1327 करोड़ की 359 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बदायूं के लिए एक सीवर लाइन का भी प्रस्ताव शामिल है। संभवतः मुख्यमंत्री ये मत से घोषणा कर दें। जाहिर सी बात है, ये सीट पर बदायूं में सैसवान विधानसभा पे आज तक भाजपा अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। मुख्यमंत्री ने इसीलिए इस सीट पर इस विधानसभा पे अपना दौरा किया है। वैसे तो बदायूं 2019 से पहले तक समाजवादी गढ़ माना जाता था, क्योंकि इस सीट से 1996 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक ओंकार सिंह यादव हैं, लेकिन बीजेपी से संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद भी हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में बीजेपी बदायूं लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर कब्जा करेगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कहा जाता था, 2019 से वो टूट चुका है। 19 में भी उनका गढ़ टूटा है। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती है और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर कमल खिलाएगी और साथ में सहसवान जो पिछले साल रह गया था, उस सीट पर भी इस बार कमल खिलेगा। वैसे तो हर किसी के अपने अपने दावे हैं और जनता के पाले में हर किसी की किस्मत कैद है। इसीलिए जनता के बीच सियासी दलों का आना जाना अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर में भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां जलालाबाद और शाहजहांपुर में रैली करेंगे। इस दौरान दोनों जगहों पर करीब 101 विकास कार्यों की सौगात देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जलालाबाद में होगा। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भी आए हैं। जिलाध्यक्ष पूरी विधायक लोग हमारे जिले के सब देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था होगी। ऐतिहासिक रैली होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहांपुर की धरती पर स्वागत भी है।
सरकार लगातार विकास को हवा देने और जनता के बीच उन विकास कार्यों को लेकर जा रही है ताकि अपने पक्ष में जनता को खड़ा किया जा सके, क्योंकि चुनाव में जनता ही जनार्दन है। योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर बिशन सिंह सेठ की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। बरेली मोड़ पर बिशन सिंह सेठ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहीं दूसरी ओर 2 बजे यहाँ रामलीला ग्राउंड पर आएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वैसे विकास के साथ 2022 की बिसात भी बिछना शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर सियासी दल सक्रिय है। ऐसे में बीजेपी भी जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इससे पहले सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना के दौरे पर थे। वहां उन हिंदू परिवारों से उन्होंने मुलाकात की जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। सीएम ने परिवार के साथ खाना भी खाया। इस दौरान सीएम योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद थे। इसके बाद सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सुरक्षा सबको मिलेगी, लेकिन सुरक्षा में किसी ने सेंधमारी की तो उसे पता है कि फिर किस लोग की यात्रा करनी होगी। योगी ने बताया कि 250 करोड़ की लागत से पीएससी की बटालियन कैराना में आएगी। ये सुरक्षाकर्मी दंगाइयों को दूसरे लोग तक पहुंचाएंगे। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। उधर विपक्ष ने कैराना पर सियासत भी शुरू कर दी है। विपक्ष की तरफ से सीएम योगी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी देखिए। मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना उलन खटोला लेके उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी जिले में जाके दौरा कर लें, लेकिन 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी का दर्द झेला है, महंगाई से कमर टूटी है, यहाँ विकास की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर आईएएस के भाई की पीट कर हत्या कर दी गई है। महेशगंज थाना क्षेत्र के पूरे हरकेश गांव में अश्विनी शुक्ला के दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि अश्विनी शुक्ला उधार के पैसे मांगने दबंगों के घर पहुंचे, जिसके बाद दबंगों ने डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दी। आरोपी का नाम हृदय दयाल उर्फ धुम्मा है, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गाँव पहुंचा, तब परिजनों ने कोहराम मचा दिया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। खबर है कि मृतक के भाई राकेश शुक्ला समाज कल्याण में निर्देशक के पद पर तैनात है। संबंध में जो एक्यूज्ड है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, क्या उनके भाई आईएएस भी हैं? ये जब हमारी बात हुई तो इसमें पता चला कि इनके भाई डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैं, श्री राकेश शुक्ला। तो आईएएस के भाई की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। केस भी दर्ज किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ
हथियार भी बरामद कर लिया गया है। प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी, आईएएस के भाई की कल जो है हत्या कर दी गई थी। उधार पैसा मांगने के लिए आईएएस के भाई अश्विनी जो है जो दबंग है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसके घर पे गए थे और उधार का जब पैसा मांगने लगे तो दबंग जो है वो खा गया और उसके बाद उसने जो है डंडे से अश्विनी के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनको जो है आनंद फानन में लखनऊ के केजीएमयू जो है भराया गया था, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों में कोहराम मचा था और शाम को उनका जब शव पहुंचा तो कहीं न कहीं जो परिजन थे वो रोने बिलखने लगे थे और सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस सक्रिय होते ही तत्काल जो है आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए आला कत्ल को जो है बरामद कर लिया है और मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर कानपुर से, जहां पर जीका वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मच्छरों की धरपकड़ की जा रही है। दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें पहुंची हैं। इस टीम ने 250 मच्छर पकड़े हैं, जिन्हें स्पेशल एसी कोच से भेजा गया है। ये मच्छर दिल्ली लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ में गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कानपुर में पिछले 24 घंटे में जीका वायरस का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक और तोहफा देने की तैयारी में है। शहर के 153 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्लान तैयार किया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से नई महायोजना 2031 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट तैयार करने वाली कंसल्टेंसी फर्म ने शासन के अधिकारियों के सामने महायोजना को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया है। शासन की ओर से जीडीए बोर्ड को यह ड्राफ्ट जल्द ही भेजा जाएगा। उसके बाद इस ड्राफ्ट को प्रकाशित किया जाएगा। ड्राफ्ट आने के 1 महीने के भीतर आम लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद इन सुझावों के आधार पर परिवर्तन भी किया जाएगा। महायोजना 2031 आने के बाद शहर की कई अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने की संभावना बढ़ गई है। देखिए, गोरखपुर में काफ़ी कॉलोनियाँ कृषि लैंड यूज़ में बस गई हैं और काफ़ी पहले से बसी हुई हैं। कुछ कॉलोनियाँ 40-50 साल से हैं, कुछ 15-20 साल पहले इस तरह से करके बसी हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलोनियाँ हैं जहाँ लोग रह रहे हैं और उनकी डिमांड है कि उनका भी नक्शा पास होने का माध्यम होना चाहिए। तो जो नई महायोजना आ रही है उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लगभग 153 कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, और भी कुछ बढ़ सकती हैं। तो जो भी ये कॉलोनी है, अगर उसमें हम लोग के प्रयास से उसको अगर हम लोग लीगलाइज कर सकें और नक्शा पास करने की सुविधा दे सकें तो उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये 1-1.5 महीने के अंदर ही ये कार्य करने में हम लोग सफल होंगे। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। रिलायंस ने ईगल फोर्ड की शैल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर सहमति दे दी है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं हुआ है। रिलायंस ईगल फोर्ड अपस्ट्रीम होल्डिंग ने ईगल फोर्ड शैल की संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा कर दी है। ये हिस्सेदारियां इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कीमत पर बेची गई हैं। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल एंटीलिया के बाहर 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं। मुंबई पुलिस को आए एक टैक्सी ड्राइवर के फोन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। जानकारी के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 2 लोग एक बैग लेकर उससे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछ रहे थे। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत ही मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में सूचना दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए मुंबई पुलिस ने एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी है। आसपास के इलाके की नाकेबंदी भी कर दी गई है। डीसीपी लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। संभल के नगलिया